हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें बताऊंगा जो सिक्स्थ की बुक है। मैं जो आरपीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसी चैनल पे बने रहिए जिससे आपको जो सिक्स सेवन्थ एट ट्वेल्थ तक की आरपीएससी के भी नोट्स में मिल जाएंगे और जो एनसीईआरटी बेस है वो भी नोट्स मिल जाएंगे। और इसमें जो आरबीएससी की हिंदी की व्याकरण है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगी, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और जो सी टेट है और फोर्थ ग्रेड की अभी जो वैकेंसी निकली है उन सभी में ये यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं पहले राजस्थान का जो अध्ययन है जो सिक्स्थ की किताब है उसमें से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आसमान में दिखाई देने वाले जो तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है। तो इसमें इसका आंसर है तारामंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि के नाम से जान, इसी को मैंने सिक्स्थ फ्लोर जो सिक्स्थ की बुक है वहां से प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सप्तऋषि मंडल को जो 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। फ्रांस में सासपेन वाली देंगची कहा जाता है। ब्रिटेन में इसे खेत की जुताई करने वाला हल कहा जाता है। यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। इसी के मैं यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे सप्तऋषि मंडल को क्या कहा जाता है, तो खेत की जुताई वाला हल कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ब्रिटेन में कहा जाता है। इसका आपको टेलीग्राम पे लिंक भी दिया जाएगा। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? तो स्मॉल बियर भी कहा जाता है इसे सप्तऋषि मंडल को यूनान में। ध्रुव तारे को किस नाम से निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो उत्तर के द्वारा इसको निर्धारण किया जा। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा है? तो ध्रुव तारा कहा गया है। ध्रुव तारा, पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश में फैले तारे उल्का ग्रह ग्रह उपग्रह धूमकेतु आदि को क्या कहा जाता है? तो ये खगोलीय पिंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो हाइड्रोजन हीलियम व ब्रह्मांड की किसका भाग है? तो अंतरिक्ष का भाग है। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो हाइड्रोजन हीलियम के भाग से। और ये किसका भाग है? तो ये सभी अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों व धूल कणों गैसों के असीमित भंडार क्या कहलाते हैं? तो इन्हें आकाश गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तारों के छोटे समूहों को क्या कहते हैं? तो ये तारामंडल कहा जाता है। सूर्य की के प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख प्रति सेकंड्स होती है। प्रकाश एक प्रकाश वर्ष में सूर्य की कितनी यात्रा तय कर सकता है? तो ये 95 खरब किलोमीटर कर सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? तो ये बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी है। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? मिल्की वे या एरावत पथ या दुगमेगला? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। दोनों से ही, सूर्य से और पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूरी पे है। धूमकेतु व पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है सूर्य की तरफ होता है। सूर्य की तरफ होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी के निकटतम गुजरने वाली चर्चित धूमकेतु हेली ये कितने वर्षों में दिखाई देता है? ये आपको बताना है। अंतिम बार हेली धूमकेतु कब देखा गया? 1986 में हेली आपको दिखाई दिया गया था। अगली बार जो धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो ये 2062 में यहाँ पे दिखाई देने वाला है।
हेली धूमकेतु को कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो ये मैंने पूछा था 76 वर्ष में ये एक बार दिखाई देता है। 1986 में ये पहली दिखाई दिया था। अब 2062 में आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह की चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के चक्कर क्या लगाते हैं? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं या सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं? तो तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। अगला जो हमारा पार्ट है जो है वो है सौर परिवार। मैं इसको विस्तार से इसमें भी बता देता हूँ आपको। जो आपका नोट्स है वहाँ पे भी मैंने यहाँ तक बता दिया है कि तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। आगे हम और देख लेते हैं कि ध्रुव तारे जो पोल स्टार है उसके बारे में कहा गया है कि ध्रुव तारे पोल स्टार को हिंदू ग्रंथों में क्या कहा है? तो इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल या स्थिर। स्थिर होता है। यहाँ पे ये हो चुका है। अगला पार्ट हम देख लेते हैं। सौर परिवार है अगला पार्ट। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो इसे हम सूर्य को पिता या जनक कहते हैं। सौरमंडल के आकाशीय पिंड किस भाग में पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं? तो ये कक्ष में चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य सूर्य यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो निकोलस कॉपर्निकस ने 1543 में ये बताया था। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है? तो 460 करोड़ वर्ष बताई गई है आधुनिक सौरमंडल के अनुसार। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। यहाँ पे 8 ग्रह हैं। और जो आपका प्लूटो ग्रह था उसको दर्जा कब छीना गया? तो 2006 में प्लूटो जो ग्रह था उसको यहाँ पे छीना गया उनसे ग्रह का दर्जा। अंतरिक्ष ग्रहों में कौन से शामिल है? बुध ग्रह, शुक्र और पृथ्वी। यह आपको ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल शामिल है। गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो गैसीय ग्रह बृहस्पति और शनि को कहा जाता है। ब्रह्म दानव की संज्ञा किसे दी गई है? तो अरुण वरुण को ब्रह्म दानव की संज्ञा दी गई है। सूर्य से पृथ्वी के आधार पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों को कौन सा स्थान है? तो तीसरा। सूर्य से पृथ्वी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल में ग्रहों में कौन सा स्थान है? तीसरा। आकार के आधार पर पृथ्वी को सौरमंडल में कितने बड़ा ग्रह है? तो ये 5वां ग्रह है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के तापमान बने रहने का कारण वायुमंडल है। पृथ्वी को कितने परिमंडल में भाग बांटा गया है? तो 4 परिमंडल में बांटा गया है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो ये 71% पे जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपकी जो 6th की बुक है उसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे मैं सेकंड यूनिट आपको शॉर्ट नोट्स में बता रहा हूँ। पृथ्वी के समान संघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है? तो टाइटन में यहाँ पे की गई है। टाइटन किस का उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 29 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन का समय लगता है। मंगल बृहस्पति के बीच की पट्टी को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। टूटते हुए तारों को किन्हें जाना जाता है? तो उल्कापिंड के रूप में नहीं जाना जाता है। पखवाड़ा कितने दिनों का समय होता है? तो 15 दिनों का समय होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो ये यहाँ पे बृहस्पति होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको बता देना है, बुध है। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। इसके आपको टेलीग्राम पे जो है
वो आपको मिल भी जाएंगे, इसके शॉर्ट्स नोट्स और इसकी जो डिटेल्स नोट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। पृथ्वी के किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र व मंगल के बीच स्थित है। जो अगला यूनिट हमारे पास है वो थर्ड यूनिट है। गीजा का कोहान पिरामिड की किस तारे से संबंधित है? ध्रुव तारे से संबंधित है। यदि आप चाहोगे कि हमें डिटेल में यहाँ पे आपके जो सिक्स सिक्स सेवन्थ एट के एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी आरबीएससी बुक्स आपको डिटेल में करवाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको डिटेल में भी आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। डिटेल्स में भी आपको यहाँ पे इसका अध्ययन करवा दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण को सबसे पहले कहाँ मिले हैं? तो मिस्र में यहाँ पे अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की? इरेटोस्थनीज ने। भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेता ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया? भास्कराचार्य के बारे में। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हॉलैंड के नीदरलैंड ने। एस लिपर्सी। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में ध्यान में रखना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका पहले भी आ चुका है। ये सीटेट में क्वेश्चन आया था कि प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हॉलैंड के नीदरलैंड के लेस लिपर्सी ने। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। इटली के 1610 में गैलीलियो ने यहाँ पे जो देखने योग्य आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के फतेह सागर की झील के टापू पर स्थित है। सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ करवाया? तो दिल्ली है। एक दिल्ली है, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। कितनी जगहों पे? 5 जगहों पे। 5 जगहों पे यहाँ पे इन्होंने सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। सवाई जयसिंह ने कितने 3 यंत्रों का निर्माण किया गया? तो पहला था सम्राट यंत्र, दूसरा था जयप्रकाश यंत्र और तीसरा था राम यंत्र। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होता है? तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जो तत्कालीन सोवियत संघ ने 1957 में यहाँ पे प्रक्षेपित किया था। अंतरिक्ष पर में जाने वाला पहला जीवित प्राणी लाइका नाम की एक कुतिया थी, जो स्पुतनिक सेकंड के अंदर गई थी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गोगरिन, जो वोस्ताक फर्स्ट में यहाँ पे 1961 में गया था। चंद्रमा की पहली बार मानव कब पहुंचा? 1969 में अपोलो 11 द्वारा। चंद्रमा की धरती पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो पहले यात्री थे। अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा था, जो 1984 में सोयूज T11 नामक यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अंतरिक्ष में जाने वाला भारत की पहली महिला कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। इसरो का पूरा नाम बताइए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। इसरो संगठन का कब नेतृत्व कब हुआ? तो 1962 में होमी जहांगीर भाभा ने। इसरो का गठन कब व किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1962 में होमी जहांगीर भाभा ने। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? तो विक्रम साराभाई को। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट यहाँ पे पहला प्रथम भारतीय उपग्रह था। आर्यभट्ट प्रक्षेपण कहाँ व कब वह कहाँ से किया गया? आर्यभट्ट 1975 में सोवियत बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान प्रक्षेपित किया गया नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के हीरोकोटा से। चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया नवंबर 2008 में।
भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी थी? तो एस्ट्रोसैट, अक्टूबर 2015 में। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.6 किलोमीटर होते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यूनिट है हमारे पास है ग्लोब है। यहाँ पे हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ लिया, सौर परिवार के बारे में यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स नोट्स बता दिया, अंतरिक्ष की खोज के बारे में। अब जो हमारा अगला जो विषय है, जो अगला टॉपिक है वो ग्लोब है। यहाँ पे मैं 7 तक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगला है ग्लोब। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू आव व जो ओलवेट सी आकृति है, पृथ्वी आयताकार अंडे के समान आकृति बता सकते हैं। पृथ्वी का भूवृत्तीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर भूवृत्तीय व्यास है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो 4,075 किलोमीटर। और 34 पृथ्वी ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 4,008 है। ये भूमध्य परिधि के पूछे तो 4,075 है, ध्रुवीय परिधि पूछे तो ये है 4,008। पृथ्वी की भूगर्भीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो भूगर्भीय आकार का जो पता लगाया था वो जैक व्हीरन ने लगाया था। पृथ्वी के अक्ष पर अपने परिणाम तल पर कितना कोण बनाता है? 66.30 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से खींची गई है? उत्तरी ध्रुव से। 23 डिग्री 30 से उत्तरी अक्षांश खींची गई रेखा कहाँ पे है? कर्क रेखा में। 66.30 डिग्री अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त में। 90 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ विद्यमान है? तो दक्षिणी ध्रुव में है। ये पूरा जो ग्लोब वाला यूनिट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको देख लेना है। 23.5 डिग्री 23.30 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश रेखा कहाँ रेखा क्या कहलाती है? तो ये मकर रेखा कहलाती है। 66.30 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो आर्कटिक वृत्त बनाती है ये। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? स्थल भाग अधिक है। कुल कितने अक्षांश है? तो 181 अक्षांश है। वृत्त कितने हैं? 189 यहाँ पे वृत्त है। भारत किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। 1 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के धरातल को कितनी दूरी होती है? तो 111.13 लगभग 111 किलोमीटर के लगभग है। 1 सेकंड अक्षांश में कितनी कोणीय दूरी होती है? तो ये 30 मीटर के आसपास होती है। भूमध्य रेखा व मकर रेखा के मध्य सूर्य कितना चमकने के कारण गर्मी ज्यादा रहती है? तो इसका उष्णकटिबंधीय के कारण ये ज्यादा रहती है। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा वह आर्कटिक वृत्त के मध्य तापमान व मध्यम रहता है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी ध्रुव के बीच के स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं। यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो शीत कटिबंध। जो भूमध्य रेखा के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। इस प्रकार एक गोलार्ध ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर है। इसका इसकी आधी 0 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुवीय दूरी 10,002 किलोमीटर है। इसी प्रकार 1 डिग्री अक्षांश की धरातल दूरी 10,002/90 यानी जो मैंने पहले बताया था 111 के आसपास आपके डिग्री बनती है। 1 डिग्री अक्षांश में 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी का धरातल एक 0.31 किलोमीटर या 31 मीटर के आसपास बनता है। देशांतर देशांतर स्थान का विस्तार बताते समय जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती है? समय ज्ञात करने के लिए। देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है? तो अर्धवृत्ताकार रूप में।
पृथ्वी की 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। देशांतरों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? क्या होता है? तो GMT, इसको ग्रीनविच टाइम्स भी बोला जाता है। ग्रीन ग्रीनविच मीन्स टाइम्स के सापेक्ष स्थानीय मानक LST ज्ञात करना। देशांतरों का मुख्य कार्य यहाँ पे, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो आपको ध्यान से देख ही लेना है इसको। ये आपको दोबारा से एक बार और वीडियो को देख लेना है, टेलीग्राम जो PDF उसके द्वारा भी देख लेना है, जिससे आपके अच्छी तरह ये समझ में भी आ जाए। मैं इसको डिटेल में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किस देश किस देश की से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहां के मानक समय निर्धारित किया जाता है? तो रूस व अमेरिका के कितने मानक समय है? 9 9। रूस व अमेरिका के कितने मानक समय है? 9 9। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत का मानक समय IST, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के नाम से जाना जाता है, वो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर के पास नैनी के नाम के स्थान में तय किया जाता है। ग्रीनविच से कितने आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन भी जो C-TET है वहाँ पे आया हुआ है। 5.5 कितने घंटे आगे है मिर्जापुर नामक स्थान? तो वो ये 5.5 घंटे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत सागर व बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों को क्यों मोड़ती है? ताकि वहाँ दिन में भ्रम से मुक्त हो सके। देशांतरों के मध्य के स्थान क्या कहलाते हैं? गोरी कहलाते हैं। अक्षांशों के मध्य के स्थान क्या कहलाते हैं? कटिबंध कहलाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश व डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ मिलती है? अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो ये ये रेखाएं पृथ्वी को किस में बांटती है? कौन सी रेखाएं? देशांतरीय रेखा, पूर्व व पश्चिम देशांतरों में। जो देशांतर की रेखा है वो किस में बांटती है? पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चूंकि पृथ्वी के अगला क्वेश्चन है, चूंकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्वी तरफ से घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे व पश्चिमी स्थानों से ग्रीनविच से पीछे रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो दो विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो ये कुल संख्या 180 इसकी है। अगला, 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे ग्रीष्म आयनात आयनात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 डिग्री मकर रेखा सूर्य के लंबवत चमकती है, जिसे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी होती है, दिन सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे शीत आयतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इससे पृथ्वी धरती पर दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुवत, 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? तो शरद में तो विषुवत रेखा का सामान्यतः 365 दिन, लीप वर्ष 366 दिन होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में 29 दिन होता है। हिंदी कैलेंडर के में जो चैत्र माह में एक दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता है। लीप वर्ष को 4 से विभाजित किया जाता है। महाद्वीपीय महासागर। अगला जो पार्ट है हमारे पास महाद्वीपीय
महासागर, जिसमें पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? 29% है। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? 60 में। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? 71% पर। पृथ्वी के जलीय भाग कितने महासागरों में बांटा गया है? 5 महासागरों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया की सबसे एशिया की पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये 30% भाग पर फैला हुआ है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो सुएज नहर व लाल सागर अलग करती हैं। एशिया के पूर्व में कौन सा है? प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत व कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत सागर, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे। समुद्र तल से 418 नीचे। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? 60% निवास करती है एशिया के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामेर का पठार। विश्व की सबसे लंबी नदी यांटिंगशांग किस महाद्वीप के बीच बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नामीब व कालारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो ये अफ्रीका का भाग है। नील नदी का उद्गम स्थल किस झील से होता है? तो ये विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो एटलस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये मास्टर देनालाई। विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा गर्त है प्रशांत महासागर में, उस प्रशांत महासागर में जो गर्त है उसका क्या नाम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका की महान झील कौन सी झील शामिल है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इरी, ओटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और झूरन। ये भी जो सीटेट है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांग गुहा है। अफ्रीका के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। अमेजन के जंगल। विश्व का जो अमेजन के जंगल में ही दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्प रहता है, जिसे हम वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्प रहता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन के जंगलों को। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की? कैप्टन कुक ने 1773 में। अंटार्कटिका का पहला कदम किसने रखा? 1721 में जॉन डेविस ने। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? आर्कटिक का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्कटिक पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। 1960 में ये आर्कटिक पर गए थे। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग क्या कहलाता है? यूरेशिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख लेना है ये। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। विश्व के सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ये क्वेश्चन भी आया है वेटिकन सिटी वाला। ये एनटीपीसी का भी क्वेश्चन आया है। रेलवे में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे ही जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया पूछा। ऑस्ट्रेलिया के निकटवर्ती द्वीप समूहों को मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो जर्मेन आर्नेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व की प्रसिद्ध मेरिनो ब्रेड का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है।
कालगुल्ली व कालगार्डी क्या है? सोने की खान है। कालगुल्ली और कालगार्डी, यहाँ पे इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो मर्रे और डार्लिंग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मोरियान गर्त, 11 किलोमीटर गहरा। महासागर में तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं तो उसे फायर रिंग कहा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस के आकार की। ये क्वेश्चन भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा लेना है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। डागर बैंक, ग्रांड बैंक, डागर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिका के किस प्रकार के क्षेत्र है? तो मछली पकड़ने के ये क्षेत्र है। काटको के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो ये मध्य अटलांटिका कटक है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्टिक की आकृति किसके प्रकार की है? तो डी के समान है आर्टिक की आकृति। आर्टिक को प्रशांत महासागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल संधि। आर्टिक को अटलांटिक महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेनमार्क। अगला जो हमारे पास यूनिट है वो पर्यावरणीय प्रदेश है। इस ये है 7वां यूनिट आपकी यहाँ पे है, 6th का SST का। तो ये यहाँ पर्यावरणीय प्रदेश इसका 7th यूनिट है। इसके जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है? ध्रुवों पर पड़ती है। भूमध्य रेखा के ध्रुवों पर की तरफ पड़ने बढ़ने पर तापमान क्या होता है? कम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ यानी साइड में जाते हैं तो जैसे जैसे हम साइड में जाएंगे तो उनका तापमान भी कम होगा। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु व केरल में पाई जाती है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? शीत मरुस्थल से है। एस्किमो के बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? ये इग्लू। इग्लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट में लगा लेना है। सील व वायरल किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है? ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं। छो 6 अक्षांशों, ये 6 नहीं है, 6 अक्षांशों के बीच स्थित अवशेषों विशेष स्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? धोरे के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो 6th तक की बुक्स हैं वो यहाँ पे मैंने 6 तक के जो है वो मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बता दिया है। जो 6th के जितने भी 6 तक के पहला है सौरमंडल, सौर ब्रह्मांड से प्राणी प्रदेश तक मैंने इस वीडियो में बता दिया है। जो अगला हमारे वीडियो रहने वाला है उसमें मैं आपको 8 से लेके 15 तक आपके यहाँ पे यूनिट इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको और इसका जो डिटेल यदि नोट्स भी चाहिए, डिटेल में आपको ये इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जिससे मैं इसको डिटेल में भी बना दूंगा। पहले हम इसके शॉर्ट्स नोट्स ही देख लेते हैं सभी की। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे